नमस्कार दोस्तों, यूनिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं वह है आपका वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता तक तो हमने कवर कर ही लिया था पहले ही, पिछली क्लासों में आपने हड़प्पा सभ्यता तक देख लिया था। हालांकि वैदिक काल की हमने एक क्लास ली थी, लेकिन वह क्लास पेन और टैब के माध्यम से ली गई थी। तो पेन टैब के माध्यम से क्लास ली गई और उसमें फास्ट रिवीजन पे फोकस किया गया था, ना कि इतना समझाने पे। लेकिन छात्रों की डिमांड है, छात्रों की मांग है कि सर फास्ट रिवीजन क्लास ना लेकर आप मतलब एक ग्रीन बोर्ड पे ही क्लास लें और पूरा समझाएं, क्योंकि पीएससी और यूपीएससी का जो रूप है वो रूप इस प्रकार है कि गहराई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन गहराई से आ रहे हैं आपके प्री में, तो आजकल थोड़ा क्वेश्चन हार्ड बनने लगा है और क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा गहराई से ही बनता है, नॉर्मल जानकारी से नहीं बनता। और जो हमने फास्ट रिवीजन क्लास ली थी वो मूलतः मेंस पर आधारित क्लास थी। प्री पर फोकस नहीं किया गया था प्री पर, लेकिन मेंस पे पूरा फोकस किया गया था उस क्लास में। तो सारे आयाम जो थे वो आपको बतला दिए गए थे। लेकिन अब बात प्री की है कि जब प्री नहीं निकलेगा तो मेंस कहाँ से देंगे। तो डिमांड करी आप लोगों ने कि सर थोड़ा सही से ही समझा दें तो बेहतर रहेंगे, और सही से पेन टैब पर नहीं हो सकती क्लास। पेन टैब पर समझाने की कोशिश करेंगे ना तो उतना बेहतर नहीं समझाया जा सकता पेन टैब के माध्यम से। तो ये ग्रीन बोर्ड ही बेहतर है समझाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल, और एक क्लास आगे आपको मिलती रहेंगी। वैदिक काल के बाद हम महाजनपद काल, बुद्ध काल, जैन धर्म, आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं आपकी वैदिक काल पर या वैदिक सभ्यता पर। अब वैदिक काल को समझने से पहले आपको थोड़ा बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, सामान्य जानकारी, कि वैदिक काल है क्या, कहाँ से शुरू होता है, क्या वैदिक काल के लोग भारत के ही लोग थे, क्या वैदिक काल के जन्मदाता जो आर्य लोग कहलाते हैं क्या वो भारतीय मूल के हैं। तो थोड़ी सामान्य जानकारी आपको वैदिक काल के बारे में होना चाहिए। उसके बाद हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम देखेंगे। वैदिक काल का जो अध्ययन किया जाता है वो दो भागों में बांट के किया जाएगा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। लेकिन वहां तक आने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा एक सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं। तो सामान्य जानकारी के अंतर्गत आपको मैंने हड़प्पा सभ्यता पहले बताया था। हड़प्पा सभ्यता आपने कवर किया था पिछली क्लास में, और हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हम कर रहे थे तो अंत के दौरान मैंने आपको बताया था एक सिद्धांत निकल कर आया था, वह था आर्य आक्रमण की थ्योरी, आर्य आक्रमण का सिद्धांत। लेकिन आर्य आक्रमण का सिद्धांत वर्तमान में प्रासंगिक नजर नहीं आएगा। वर्तमान में आर्य आक्रमण का सिद्धांत उपयोगी नहीं है। मतलब वर्तमान में पुरातत्वविद और इतिहासकार दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि आर्य आक्रमण का सिद्धांत जो है वो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मूल कारण नहीं हो सकता। मूल कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन का कुछ और है, आर्य आक्रमण का सिद्धांत नहीं है। लेकिन हाँ, एक कारण मान सकते हैं कि आर्यों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन में कुछ योगदान दिया होगा, 2-4% योगदान आर्यों ने भी दे दिया होगा। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि पूरी सभ्यता आर्यों ने ही ढा दी, आर्यों ने ही खत्म कर दी। तो ऐसा अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो आर्य आक्रमण का सिद्धांत जो है वो हड़प्पा सभ्यता के पतन में पूरी तरह प्रासंगिक नहीं दिखाई देगा। हालांकि जब मेंस का आंसर लिखा जाता है, मेंस में क्वेश्चन अगर बनता है हड़प्पा सभ्यता के पतन पर चर्चा कीजिए, तो चर्चा के दौरान आप आर्य आक्रमण का सिद्धांत भी आप बताते हो, क्योंकि कुछ % तक माना जाता है कि आर्य आक्रमण जो है वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार रहा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिंध और हड़प्पा सभ्यता आप देखोगे सिंध नदी और उसकी सहायक नदी के आसपास के क्षेत्र में आपको दिखाई देती है। सिंध और सहायक नदी, शुरुआती चरण में हड़प्पा सभ्यता सिंध और उसकी सहायक नदी के आसपास दिखाई देगी। फिर बाद में आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल आपको गंगा नदी, यमुना नदी की सहायक नदी घाटी में आपको दिखाई देंगे। घग्गर नदी की सहायक नदी, घग्गर नदी या उससे संबंधित आपको कुछ स्थल दिखाई देंगे। भोगवा नदी गुजरात में है,
उससे संबंधित कुछ स्थल आपको दिखाई देते हैं। मतलब सिंध और उसकी सहायक नदी में ही नहीं बल्कि अन्य नदियों में भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए जाएंगे। और नदी के समक्ष ही कोई बस्ती क्यों बनती थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, शुरुआती क्लास में मैंने बता ही दिया था आपको कि नदी के समक्ष ही हड़प्पा सभ्यता के स्थल क्यों पाए गए। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, हड़प्पा सभ्यता के लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं और ये क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर और पश्चिम में आपके सूतकांगीडोर तक। अब इतने बड़े स्थल के पतन के लिए एक कारण जिम्मेदार तो हो सकता नहीं है, कई कारण आपको दिखाए थे, मैंने आपको कई कारण बतलाए थे जो इतने बड़े स्थल के लिए पतन के लिए जिम्मेदार थे, जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहां पे बात आई आर्य की, क्योंकि हम वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, हड़प्पा को तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी हैं। कहां के हैं? मध्य एशिया। मध्य एशिया का अर्थ अगर आप लेना चाहें वर्तमान में, तो वर्तमान में आप कह सकते हैं जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान का उत्तरी भाग, उत्तरी अफगानिस्तान है आपका, चीन का कुछ हिस्सा। वर्तमान में अगर मध्य एशिया को देखा जाए तो यही स्थल आपको दिखाई देंगे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना के इधर का इस साइड वाला, चाइना के मतलब ये पश्चिम साइड वाला भाग, और अफगानिस्तान के उत्तरी साइड वाला भाग, ये सब मध्य एशिया में शामिल थे। तो मैक्स मूलर नामक विद्वान का मानना है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए। कहां से आए? मध्य एशिया से। और वर्तमान में यही सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रासंगिक आपको नजर आएगा मैक्स मूलर का। हालांकि अन्य सिद्धांत भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कहेंगे कि आर्य जो है वो कहां से आए? उत्तरी ध्रुव से आए। दयानंद सरस्वती कहेंगे कि आर्य कहां से आए? तिब्बत से आए। प्रोपेंका कह रहे होंगे आर्य जर्मनी के मैदानी भाग से आए। तो अलग अलग विद्वान ने अलग अलग थ्योरी दी आर्यों के आगमन को लेकर, लेकिन सबसे प्रमाणिक थ्योरी अगर आप देखेंगे तो वो मैक्स मूलर की दिखाई देगी, और मैक्स मूलर कह रहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए। अब मैक्स मूलर ने क्या इसके प्रमाण में क्या पक्ष रखे, कि मैक्स मूलर ने जब इस थ्योरी को प्रमाणित किया तो मैक्स मूलर ने क्या क्या पक्ष रखा। हालांकि वर्तमान में सिद्धांत साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया गया। साइंटिफिक तरीके से अगर देखोगे तो रक्त, ब्लड के माध्यम से और डीएनए के माध्यम से वर्तमान में सिद्धांत को प्रमाणित किया गया कि भारत के जो आर्य हैं उनका ब्लड का सीक्वेंस और डीएनए का जो सीक्वेंस है वो मध्य एशिया के लोगों से काफी मिलता जुलता है। तो भारत के लोगों का डीएनए और मध्य एशिया के लोगों का डीएनए काफी मिलता जुलता है, तो इससे प्रमाणित हो रहा है कि भारतीय लोग जो हैं वो मध्य एशिया से ही आए होंगे। भारतीय लोग में कौन से? जो आर्यन भारतीय हैं, आर्य भारतीय, ठीक है, याद रखें। तो भारत में जो आर्य लोग हैं वो माने गए कि मध्य एशिया से ही आए होंगे। तो डीएनए और रक्त के आधार पर निकाला गया एक निष्कर्ष जो वर्तमान में आपको दिखाई देगा, और इन संकेतों को जो डीएनए और रक्त पर आधारित है इन्हें कहा जाएगा M17 संकेत। M17 संकेत। M17 संकेत का अर्थ क्या है कि ये जो है रक्त और डीएनए के वो टुकड़े जिनका अध्ययन किया जाएगा, जिनके माध्यम से अध्ययन किया जाता है कि मध्य एशिया के लोगों से मिलान किया जाएगा, ठीक है, आर्यों के लिए, तो ये इन्हें M17 कहा जाएगा, M17 संकेत। लेकिन आपको ये तो वर्तमान में आपको देखने को मिलते हैं, वर्तमान में जो अध्ययन हुए। लेकिन मैक्स मूलर ने किस आधार पे कहा कि भैया आर्य जो थे मध्य एशिया के निवासी थे? क्योंकि ये तो आधुनिक अध्ययन है, ये तो आधुनिक अध्ययन है, वर्तमान का अध्ययन आपको दिखाई दे रहा है M17 वाला। लेकिन मैक्स मूलर किन आधारों पे कह रहे हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं, तो थोड़ा मैक्स मूलर का आधार भी हम जान लेते हैं। एक तो आपको मैक्स मूलर का आधार आपको दिखाई देगा भाषा, लैंग्वेज। आप देखोगे कि एक भाषा परिवार है जिसका नाम है भारत यूरोपीय भाषा या भारोपीय भाषा परिवार। इसे पूरे में अगर बोलोगे भारत यूरोपीय, अगर एक शब्द अगर करोगे तो भारोपीय बोल देते हैं, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय मतलब भारत प्लस यूरोप की भाषाओं से मिलकर बना हुआ भाषा परिवार, जिसे हम भारोपीय भाषा परिवार कहेंगे या भारत प्लस यूरोपीय भाषा परिवार कहेंगे। और भारत में सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वो इसी परिवार की बोली जाती है।
अब इनमें कौन कौन सी भाषाएं अगर आप देखें, इनमें अगर आप बात करें, जैसे हिंदी है, संस्कृत भाषा है, और अगर मध्य एशिया में देखेंगे तो मध्य एशिया के संदर्भ में आपको ग्रीक और लैटिन दिखाई देगी, ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन भाषा। मूलतः मध्य एशिया में ग्रीक और लैटिन ही आपको दिखाई देगी। जैसे हम हिंदी में अगर हम पिता देखते हैं, हिंदी में अगर हम इसको कहें पिता, तो संस्कृत में बोल देते हैं पितृ। क्या बोल देते हैं? पितृ। संस्कृत में क्या बोल देते हैं? पितृ। वहीं ग्रीक भाषा में अगर हम देखेंगे तो ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता है? इसमें ग्रीक में अगर देखोगे तो ग्रीक में बोलेंगे पेटर, पेटर, और लैटिन में बोल देते हैं पेटर। लैटिन में पेटर बोले। देखो समानता दिखी आपको कि नहीं? पिता, पितृ, पेटर और पेटर, ये समानता दिख रही है कि भैया पिता को बोलने में एक समानता है, पिता बोल रहे हैं, पितृ बोल रहे हैं, पेटर बोल रहे हैं, पेटर बोल रहे हैं। ऐसे माता को देखोगे तो ये माता बोल रहे हैं हिंदी में, संस्कृत में मातृ बोल देंगे, ग्रीक में मैटर बोल देंगे और लैटिन में मैटर बोल रहे हैं। तो ये जो समानता दिख रही है आपको, भाषा की समानता, ये भाषा की समानता इंगित कर रही है भैया कि ये जो लोग हैं लगभग एक ही जगह से संबंधित रहे होंगे, इसलिए इनके बोलने का तरीका, बोलने का लहजा और जो शब्दों का चुनने का तरीका लगभग एक सा रहा, लगभग समानता पूर्व हमें दिखाई दे रहा है। तो एक जो मैक्स मूलर है एक आधार बताते हैं भाषा का, एक आधार बोलेंगे कि भैया जो भाषा में समानता दिखाई दे रही है उस समानता से स्पष्ट हो जाता है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए होंगे। और दूसरी समानता जो वो बताएंगे वो है मध्य एशिया में एक संस्कृति मौजूद थी जिसको बोलेंगे एंड्रोनोवो संस्कृति, एंड्रोनोवो संस्कृति। और मध्य एशिया की ये संस्कृति जो है एंड्रोनोवो संस्कृति, इस संस्कृति के तत्व अगर आप देखोगे, एंड्रोनोवो संस्कृति, तो इस संस्कृति की जब खुदाई होगी, ये भी प्राचीन संस्कृति है, मध्य एशिया में लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास पाई गई संस्कृति है, 1400 ईसा पूर्व के आसपास। और भारत में आर्य जो है वो 1500 ईसा पूर्व, मतलब इससे लगभग 100 साल पहले आए थे। 1500 ईसा पूर्व में ही तो आए थे, इससे लगभग 100 साल पहले आए। और ये संस्कृति लगभग 1400 ईसा पूर्व की है। 1400 ईसा पूर्व, हो सकता है 1450, लेकिन इसके 1400 ज्यादा समर्थन में कुछ किताबों में 1450 भी लिखा हुआ है। तो एंड्रोनोवो संस्कृति की जब खुदाई होती है, क्योंकि प्राचीन संस्कृति थी, तो जब इसकी खुदाई होगी तो इन्हें पुरातत्वविदों को, खोदने वालों को, जो पुरातत्वविद थे उनको यहाँ पे जो अवशेष मिलते हैं, जैसे मृदभांड हो जाए, मृदभांड हो जाए, मृदभांड के बाद अगर देखें आप मिट्टी के बर्तन या फिर धातु के बर्तन हैं, ठीक है, या फिर इनके गृह निर्माण की पद्धति, जो घर है उसके निर्माण की पद्धति, इन सब में समानता आपको दिखाई देगी। कहां से? आर्यन कल्चर से। भारत में जो आर्य आए उनके मृदभांड, भारत में जो आर्य आए उनके बर्तन, भारत में जो आर्य सभ्यता है उसके घर निर्माण की पद्धति, भारत में जो आर्य हैं उनके जो देवी देवताएं हैं, उनके जो देवी देवता हैं, जैसे भारत में जो आर्य आएंगे उनके देवी देवता कौन थे? प्रारंभिक आर्य के आपको दिखाई देंगे, इंद्र दिखाई देगा, अग्नि आपको दिखाई देंगे, देव, वायु दिखाई देंगे, इंद्र, अग्नि, वायु। तो ये देवी देवताओं की मौजूदगी इस संस्कृति में भी है, एंड्रोनोवो संस्कृति। तो एंड्रोनोवो संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नहीं, वैदिक सभ्यता के समान ही आप देखोगे, मृदभांड आपको दिखाई दे रहे हैं वैदिक सभ्यता के समान ही। और भाई वैदिक सभ्यता कहाँ? भारत में। भारत की वैदिक सभ्यता जो आर्यों ने भारत में बनाई, उस वैदिक सभ्यता के मृदभांड जैसे मृदभांड इस संस्कृति में भी मौजूद हैं। भारत में जो वैदिक सभ्यता है उस जैसे बर्तन इस संस्कृति में भी मौजूद है। भारत में वैदिक संस्कृति में जो आर्यों ने जो घर बनाए इस जैसी संस्कृति मौजूद आपको दिखाई देंगे। भारत में वैदिक सभ्यता के जो देवी देवता हैं, इंद्र है, अग्नि है, वायु है, वो इस संस्कृति में भी मौजूद है। तो स्पष्ट अनुमान लगाया गया मैक्स मूलर के द्वारा कि भैया ये दोनों एक ही रहे होंगे। एंड्रोनोवो संस्कृति के लोगों ने ही इधर पलायन कर लिया होगा। एंड्रोनोवो संस्कृति के लोग हैं वो इधर पलायन कर गए। तो ये एंड्रोनोवो संस्कृति जो आपको दिखाई दे रही है
मध्य एशिया में उस संस्कृति और भारत में जो आर्यों ने जो वैदिक संस्कृति बनाई, उस संस्कृति दोनों की लगभग समानता आपको दिखाई देगी। लगभग, ये नहीं कि 100% समानता आपको दिखाई दे, लगभग समानता मौजूद थी। और इस समानता के कारण बोला जाएगा कि आर्य जो है, भारतीय आर्य जो है, वो कहां से पलायन करे होंगे? एंड्रोनोवो संस्कृति की तरफ से यहां की ओर पलायन करे होंगे। और एंड्रोनोवो संस्कृति कहां थी? मध्य एशिया में। तो इस मध्य एशिया से क्या हुए होंगे? इस संस्कृति से भारत की तरफ आए। और भारत की तरफ आई क्यों भैया? क्या जरूरत पड़ी इन्हें भारत में आने के लिए? आर्यों को क्या जरूरत पड़ी कि भैया भारत में आए? क्यों भाई ये भारत में आए? तो मध्य एशिया में जब ये अपना अच्छा खासा जीवन चला रहे थे, मध्य एशिया में इनकी खुद की संस्कृति थी, उसके बाद इन्होंने भारत की तरफ पलायन क्यों किया? इसका कारण थोड़ा जाने तो इसका कारण आपको दिखाई देगा कि आर्य जो हैं वो कबीलाई समूह था। यहां पे आप संस्कृति में एंड्रोनोवो संस्कृति आप देखते हो, और उसके आसपास के क्षेत्र जहां पे आर्य बसे हुए थे, ये कबीलाई समाज के रूप में बसे थे। कबीलाई समाज, कबीलाई समाज के रूप में आपको दिखाई देगा कि कबीले के रूप में थे। एक कबीला कुछ जगह बसा हुआ है, फिर उसके थोड़े दूर जाके दूसरा कबीला, तीसरा कबीला, चौथा कबीला, ऐसे कबीलाई रूप में दिखाई देंगे। और इस कबीला का जो रूप था वो स्थायी रूप आपको दिखाई देगा, नहीं अस्थायी था। मतलब इनका कबीला जो था वो अस्थायी आपको दिखाई देगा। मतलब इनके जो घर बनते थे यहां पर मध्य एशिया में, वो मुख्यतः अस्थायी आपको दिखाई देते थे, मतलब स्थायी नहीं थे घर। मतलब कबीला ये मतलब मान के चलो एक जगह बसा हुआ है, तो कुछ समय बाद इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता था। क्यों चला जाता था? उसका कारण पता लगाया तो पता चला कि आर्य, यहाँ के जो आर्य थे वो पशुचारण थे। वो क्या करते थे? पशुओं को चराते थे। और ये क्षेत्र जो मध्य एशिया है, ये मध्य एशिया का क्षेत्र जो है आपको दिखाई देगा, ये गर्म क्षेत्र है, उष्ण क्षेत्र है। गर्म क्षेत्र है या उष्ण क्षेत्र है। और ये मरुस्थली क्षेत्र भी आपको दिखाई देगा। मरुस्थली क्षेत्र भी है मध्य एशिया का ये क्षेत्र। तो गर्म क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र और मरुस्थली क्षेत्र में हर जगह पशुओं को चराने के लिए चारा मौजूद नहीं था। मान के चलो कि मध्य एशिया में एक जगह जहां पे चारा मौजूद है, चारा मतलब हरी वनस्पतियां जो पशु चरते हैं, और पशु में इनके पास जो पशु मुख्यतः जो पशु थे वो था, एक था गौवंश, गौवंश गाय, और दूसरा आपको दिखाई देगा इनके पास जो पशु था दूसरा था घोड़ा। गाय और घोड़ा, गौवंश और घोड़ा, इनके पास पशु मौजूद थे पशु के तौर पर। गौवंश के माध्यम से देखोगे अपने खाने की पूर्ति करेंगे, दूध है, दही है, ये इनके खाने के पदार्थ पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज समझे, पशुचारण था। और चारा यहाँ पे आप देखोगे गर्म जगह है, उष्ण जगह है, मरुस्थली जगह है, चारा हर जगह मौजूद नहीं है। तो एक जगह गए, वहां पे चारा था, वहां का पशुओं ने उसको खाया, पशु ने वो चारा खत्म कर दिया। मतलब चारे का अर्थ है कि वनस्पति, जो हरी वनस्पति थी जो खाने योग्य, वो खा पी ली, वो खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? वो पलायन कर जाएंगे वहीं से दूसरे क्षेत्र में। किसकी तलाश में? चारे की तलाश में। किसके लिए? पशुओं के लिए। तो इसी तरह ये जगह पलायन करते गए, और इन्हें जब ये इस साइड से मध्य एशिया से ये पूरब की तरफ पलायन करेंगे, मध्य एशिया से दक्षिण पूरब की तरफ पलायन करते जाएंगे, लगातार दक्षिण पूरब की तरफ पलायन करते जा रहे हैं। मतलब ये पूरब और ये दक्षिण पूरब की तरफ। तो पलायन करते करते आप देखोगे ये भारत की ओर प्रवेश कर जाते हैं। और भारत में जब इन्होंने प्रवेश किया तो भारत में एक संस्कृति मौजूद थी जो अपने अंतिम चरण में चल रही थी, वह थी हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति मैंने आपको बताया था, उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता का अंतिम चरण जो ग्रामीण चरण में प्रवेश कर चुका था। तो इस समय हड़प्पा संस्कृति इस क्षेत्र में थी, वो भी उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति जो ग्रामीण चरण में यहां मौजूद थी। और आर्य लोग जो आए थे, वो आर्य लोग पशु चारक लोग थे, पशु चराते थे। और पशुओं को चराने के लिए वो क्या करते थे? घोड़ों का यूज करते थे। घोड़ों के माध्यम से क्या करते थे? पशुओं की देखभाल कर रहे हैं, चरा रहे हैं। और पशुओं को बचाने के लिए कोई उनकी पशु चोरी ना कर ले, क्योंकि उनकी पशु ही उनकी संपत्ति थी, गाय ही उनकी संपत्ति थी, तो उन्हें चोरी ना कर ले, तो उसके उनके पास हथियार भी थे। आर्यों के पास क्या थे? हथियार भी थे, भाला था आर्यों के पास में, मजबूत हथियार थे आर्यों के पास में अपनी पशुओं को चोरी से बचाने के लिए। तो ऐसे लोग जो मजबूत हैं,
उनका प्रवेश भारत में होता है और भारत में ऐसे लोग यहाँ पे निवास कर रहे थे जो शांतप्रिय लोग थे, हड़प्पा लोग, उत्तरवर्ती हड़प्पाई लोग। तो इनके साथ में इनका युद्ध होगा और इनके साथ जब युद्ध होता है तो आपको पता है हड़प्पावासी शांतप्रिय लोग हैं, आर्य जो हैं वो शांतप्रिय बिल्कुल नहीं थे। तो आर्य लोग क्या हो जाएंगे, इस युद्ध में जीत जाएंगे। इसलिए जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में एक शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है दस्यु हत्या। वो शब्द है दस्यु हत्या। ऋग्वेद में कई बार इस शब्द का उल्लेख मिलेगा, दस्यु हत्या। दस्यु का अर्थ यहां पे दास नहीं है, एक बात याद रखें, दस्यु का अर्थ यहां पे दास नहीं है। मतलब आप कहो कि दास की हत्या। दस्यु का अर्थ था यहां पे लिंग पूजक लोग, ऐसे लोग जो लिंग पूजक थे। और मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में लिंग की पूजा होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो ऐसे लोग जो लिंग की पूजा करते थे या लिंग पूजक थे उनको कहा जाएगा दस्यु। और इनके साथ में इनका क्या होता है, अटैक होगा। मतलब आर्य जो है इन पे अटैक करेंगे और जब इन पे अटैक किया जाएगा तो आप देखोगे, जब इन पे अटैक होगा तो आप देखोगे कि कुछ लोग जो इस क्षेत्र में बसते थे, भारत के जो उत्तरी क्षेत्र में कुछ लोग हड़प्पा संस्कृति के जो लोग बस रहे थे, उनमें से कुछ लोग क्या करेंगे, आर्यों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। अधीनता का अर्थ आप समझ गए कि आर्यों के क्या बन जाएंगे, वो दास बन जाएंगे क्योंकि युद्ध में हार गए थे। और कुछ लोग जो हैं वो दक्षिण की तरफ, इस क्षेत्र को छोड़कर वो क्या करेंगे, दक्षिण की तरफ क्या कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। दक्षिण की तरफ क्या कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। और उस समय दक्षिण में केवल जंगल मौजूद था। क्या मौजूद था, जंगल मौजूद था और जंगल में निवास करने लगेंगे। और बाद में आज जो है इन्हीं को हम जनजातीय तौर पे जान रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने, आर्यों ने यहां पे अटैक किया, अटैक कर कर ये वाला जो क्षेत्र था पूरा कंट्रोल कर लिया है। हड़प्पा के वो लोग जो यहां पे रह गए उन्हें दस्यु कहा गया और बाद में वो जाके दास बना लिए जाएंगे। और जो लोग दास नहीं बनना चाहते थे वो क्या कर गए, दक्षिण की तरफ पलायन कर गए और दक्षिण की तरफ पलायन करके वो जंगल में चले जाएंगे। उसमें जंगल मौजूद था इस क्षेत्र में। तो ये लोग आज जो हैं वो जनजातीय तौर पर हमें दिखाई देते हैं। इसलिए आप देखो, जब जनजाति के हम प्रजाति देखते हैं कि जनजाति किस प्रजाति से संबंधित हैं, जैसे भील जनजाति हो, गोंड जनजाति हो, कोल जनजाति हो, सहरिया जनजाति हो, चाहे मुंडा जनजाति हो, तो ये जनजाति किस प्रजाति से आपको दिखाई देती है। कोई जनजाति आपको भूमध्य सागरीय दिखाई देगी, कोई जनजाति आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड दिखाई देगी, कुछ जनजातियां आपको अल्पाइन दिखाई देंगी, कुछ जनजातियां आपको मंगोलाइड दिखाई देंगी। और ये आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था इन्हीं लोगों से मिलकर बना था। मैंने आपको बताया था, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन, इन्हीं प्रजाति के लोग से हड़प्पा सभ्यता का समाज बना हुआ था। और जब हड़प्पा सभ्यता से इनका अटैक होता है तो दक्षिण की तरफ चले जाएंगे और जंगल में निवास करने लगते हैं। और वर्तमान में आज इन लोगों को जनजाति कहा जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो भारत के मूल निवासी कौन हैं, अगर ये पूछे कोई आपसे, तो भारत के मूल निवासी तो यही लोग थे जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, जिन्हें आज हम जनजाति के तौर पे देखते हैं। वही तो भारत के मूल निवासी हैं। आर्य तो बाहर से आए हैं, मध्य एशिया से आए। आर्य कहां से आए, उज्बेकिस्तान से आए, किर्गिस्तान से आए, कजाकिस्तान से आए। इस क्षेत्र से आर्यों का पलायन होता है कबीले के रूप में। पहले कुछ 5 कबीले आएंगे, शुरुआती चरण में आप देखोगे तो 5 कबीले आपको दिखाई देंगे। 5 कबीले में आपको अनु कबीला दिखाई देगा, यदु कबीला दिखाई देगा, पुरु कबीला दिखाई देगा, तुर्वस कबीला दिखाई देगा, द्रिवु कबीला दिखाई देगा। तो ये 5 कबीले शुरुआती चरण में आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं 5 कबीलों को पंचजन कहा जाएगा, पंचजन कबीला। इन 5 कबीले को मिलाकर पंचजन। जब ये 5 कबीले आ जाएंगे उसके बाद और कबीले आते जा रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं। जब पता चला कि भैया आर्यों ने एक ऐसी भूमि की खोज कर ली है जो बहुत उपजाऊ है, जहां उनके पशुओं को चराने के लिए पर्याप्त चारा मौजूद है, पर्याप्त हरियाली मौजूद है, तो जब उन्हें ये पता चलता है तो लगातार आप देखोगे आर्य अन्य कबीलों के रूप में आते जाएंगे। शुरुआत में 5 कबीले और फिर आते ही जा रहे हैं। तो एक बात याद रखें कि बेसिक तौर पे आपको याद रखना है कि आर्य लोग जो थे वो यायावर समूह है।
यायावर समूह है जो पशुचारण है और चारागाह की तलाश में किधर आ जाता है, भारत की ओर आ जाता है, चारागाह की तलाश में। और चारागाह की तलाश में भारत की तरफ आएगा और भारतीय जो मूल लोग हैं, भारतीय मूल निवासी थे, उनके साथ में क्या होगा, उनका अटैक होता है, आक्रमण होगा, और जिसमें आर्य लोग जीत जाएंगे और यहाँ के मूल निवासी या तो उनके दास बन जाते हैं या फिर वो दक्षिण की तरफ क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये बेसिक जानकारी है। और इसकी पुष्टि अगर देखोगे आप, ऑन्टोनोवो संस्कृति की अगर आप पुष्टि देखोगे तो एक अभिलेख मिला है आपको, बोगज अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बोगज अभिलेख, तुर्की से बोगज अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता हैं, उनका उल्लेख मिलेगा। और ये चारों देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य ये आर्यन कल्चर में पूजे जाएंगे ऋग्वैदिक काल में। ये ऋग्वैदिक कालीन देवता रहेंगे भारत के, और जिसकी पुष्टि कहां से हो रही है, बोगज अभिलेख से। और बोगज अभिलेख कहां मिला है हमें, तुर्की से, जो पुष्टि कर रहा है कि आर्य लोग तुर्की रहे होंगे, आर्य लोग मध्य एशिया में रहे होंगे। ऐसे एक अभिलेख नहीं मिला, बोगज ही मिला हो केवल। मितन्नी अभिलेख मिलेगा आपको सीरिया से आपको मितन्नी अभिलेख मिल रहा होगा। इराक से आपको कस्साइट अभिलेख मिलेगा। और ये अभिलेख सब प्राचीन अभिलेख हैं। प्राचीन अभिलेख का अर्थ है कि उनकी कार्बन डेटिंग जब की जाएगी तो पता चलेगा कि भैया ये उसी संस्कृति के समकालीन दिखाई दे रही हैं जो भारत में आर्यन संस्कृति कही जाएगी। जैसे बोगज अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व पुराना है, मतलब हड़प्पा आर्यन जो है वो 1500 ईसा पूर्व में भारत में आए, और बोगज अभिलेख कब का है, 1400 ईसा पूर्व का, लगभग उसके समकालीन। कस्साइट अभिलेख अगर आप देखोगे तो ये 1600 ईसा पूर्व का, उससे भी प्राचीन, भारत में आर्यों के आगमन से भी प्राचीन आपको दिखाई देगा। कस्साइट अभिलेख इराक का, जो पुष्टि करेगा कि भैया इराक में आर्यन लोग रहे थे। सीरिया का मितन्नी अभिलेख पुष्टि कर रहा है कि भैया आर्यन लोग सीरिया में भी रुके थे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आर्यन लोग कौन से थे, पशुचारण थे। लगातार चारागाह की तलाश में अपने बस्तियों का एक पलायन करते रहते थे, एक जगह बसे और फिर वहां के जो चारा है वो खत्म हो गया, वहां पे जो हरे पत्ते वगैरह तो जो पशु वगैरह उन सब ने खा लिए वो खत्म, तो वहां से चल के दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह इस प्रक्रिया देखी, फिर दूसरी जगह तीसरी जगह चले गए, और इसी क्रम में ये भारत में प्रवेश कर जाते हैं। तो एक बात याद रखें, क्या याद रखना है, इसकी पुष्टि के लिए आप याद रखिए 3 अभिलेख के मैंने जो नाम लिए वो तीनों अभिलेख भी पूछे जा सकते हैं आपसे प्री में। क्या पूछा जा सकता है, एक तो आपका इराक का कस्साइट अभिलेख आपसे पूछा जा सकता है, कस्साइट अभिलेख, इराक का कस्साइट अभिलेख। दूसरा आपको सीरिया का मितन्नी अभिलेख, सीरिया का मितन्नी अभिलेख पूछा जा सकता है आपसे। और तीसरा आपका तुर्की का बोगज अभिलेख, बोगज अभिलेख, ये भी पूछा जा सकता है। और बोगज अभिलेख में 4 देवताओं की चर्चा मिलती है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये 4 देवता मिलेंगे आपको जो आर्यों के देवता हैं, ऋग्वैदिक आर्यों के देवता हैं। कस्साइट अभिलेख इन सब में पुराना आपको दिखाई दे रहा है 1600 ईसा पूर्व का, 1600 का, जबकि बोगज जो है वो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। और ये सारे अभिलेख यही पुष्टि कर रहे हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं, ना कि भारत के हैं। भारत में विद्वान होते हैं अविनाश चंद्र घोष। अविनाश चंद्र घोष भारतीय विद्वान थे जो बतलाना चाहेंगे कि आर्य जो है वो भारत के ही हैं, विदेश से नहीं आए, बाहर से नहीं आए। अविनाश चंद्र घोष कहेंगे कि आर्यों का जो जन्म है वो सप्त सेंदप प्रदेश में ही हुआ है। सप्त सेंदप प्रदेश मतलब सिंध और उसकी सहायक नदियों के प्रदेश में ही आर्यों का जन्म हुआ था। ऐसा कौन कह रहे हैं? भारतीय विद्वान अविनाश चंद्र घोष। लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा बताओ इसके पीछे प्रमाण क्या है आपका, तो प्रमाण नॉर्मल प्रमाण आपको दिखाई देंगे जो खारिज कर दिए जाते हैं। उनके पास कोई आनुवांशिक प्रमाण नहीं है, उनके पास कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। तो अधिकांश प्रमाण इसी के पक्ष में आपको दिखाई देंगे कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया में अलग अलग जगह से आए हैं। वो अलग अलग समय पे आएंगे, अलग अलग कबीलों के रूप में आएंगे और लगातार आते जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो हम रहे आर्य, क्योंकि बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की
कि कैसे भारत में आर्यों का आगमन हुआ। अब आर्यों का भारत में जब आगमन हो जाता है तो इन्होंने हड़प्पा वासियों को हरा दिया है। हड़प्पा वासी कुछ दक्षिण की तरफ पलायन कर गए हैं, कुछ उनके दास बन गए। अब उन्होंने क्या किया, जिस क्षेत्र में हड़प्पा के लोग निवास कर रहे थे, सिंध और उसकी सहायक नदी का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अपनी खुद की संस्कृति बसा दी, खुद वहां रहने लगे। और जिस संस्कृति को बसाया उसी संस्कृति को हम कह देंगे वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति का अध्ययन जो है वो वैदिक काल के अंतर्गत किया जाएगा। तो वैदिक काल को पढ़ने के लिए इसको दो भागों में बांट देंगे कि वैदिक काल का अध्ययन सरलता से किया जा सके। तो इसको दो भागों में बांट के इसका सरलता से अध्ययन करेंगे। एक हो जाएगा आपका ऋग्वैदिक काल, एक हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। लेकिन इससे पहले एक सामान्य जानकारी के अंतर्गत थोड़ा हम और देख लेते हैं। तो सामान्य जानकारी में आपने अभी जो देखा वो आर्यों के आगमन की कहानी आपने देखी। एक कैसे आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से भारत में आए और क्यों आए, क्या कारण था उनके आने का, और मैक्स मूलर ने क्या क्या पक्ष दिए, और वर्तमान में आधुनिक रूप से क्या प्रमाणित किया गया है। तो आधुनिक रूप से भी प्रमाणित यही होता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं डीएनए और रक्त संबंधित समानता के आधार पर, जिनके संकेतों को क्या कहा जाएगा, M17 संकेत। दूसरा आप देखें सामान्य जानकारी में आर्यों की भौगोलिक जानकारी, आर्यों के संबंध में भौगोलिक जानकारी आप देख लें, या आर्यों का भूगोल आप देख लें। आर्यों का भी कुछ भूगोल रहा। पहला तो भूगोल आप जानते हो कि यार मध्य एशिया से आएंगे, ठीक है, मतलब बाहरी थे, हमारे क्षेत्र से नहीं थे, ये विदेशी हैं। दूसरा भूगोल अगर आप देखें, भारत में जब ये अपनी संस्कृति बनाएंगे वैदिक संस्कृति, जिसका अध्ययन हम वैदिक काल में करेंगे दो भागों में बांट के, उस संस्कृति का भूगोल क्या रहेगा वो पहले आप देखें। तो उस संस्कृति का भूगोल आपको दिखाई देगा कि आर्य जो है वो सबसे पहले किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो आप देखिए ये सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है, झेलम है, चिनाब है, सतलज है, व्यास है, रावी है, और एक नदी और सरस्वती नदी। तो सिंध और सिंध की जो सहायक नदी है प्लस सरस्वती नदी, इस क्षेत्र में सबसे पहले आर्य जो हैं बसेंगे इसी क्षेत्र में, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के लोग भी इसी क्षेत्र में सबसे पहले बसे थे। और यह क्षेत्र जो था वो उपजाऊ था। नीचे क्यों नहीं गए बताओ, कि सर वो नीचे भी तो जा सकते थे। अब एक चीज समझे, नीचे जो क्षेत्र है वहां पे दो चीजें हो चुकी थी। जब आर्यों ने इस क्षेत्र को जीता तो नीचे जाके कौन छिप गए थे, अनार्य लोग। अनार्य कौन, हड़प्पा वासी या भारत के मूल लोग, जो कहाँ छिप गए थे, नीचे की जंगल में। और जंगल था नीचे, और जंगल को काटना आसान नहीं है। आज वर्तमान में जंगल को काटना आसान है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरी मौजूद है आपके पास में, और वो सारी मशीनरी किससे बनी है, आयरन से, लोहे से। तो लोहे जैसी जब मजबूत धातु आ जाएगी तो जंगल को काटना आसान होगा। लेकिन अब इनके पास लोहाई तो नहीं है, इनके पास जो धातु है वो मजबूत नहीं है, और उनको इतने बड़े जंगल को आसानी से नहीं काट सकते उस धातु से। इनके पास तांबा मौजूद है। हड़प्पा वासियों का जो कांसा था वो भी इन्होंने ले लिया, उनको मिल जाएगा यहाँ से। लोहा इनके पास अभी है नहीं है, तो मजबूत इतनी धातु इनके पास है नहीं कि ये जंगल को साफ करके इस क्षेत्र में जाके बच सके। तो शुरुआत में आप देखोगे आर्य जो है वो सिंध और उसकी सहायक नदी प्लस सरस्वती नदी में बसेंगे। सिंध प्लस उसकी सहायक नदी, और सहायक नदी जो है और प्लस सरस्वती नदी, और इसी क्षेत्र को कह दिया जाएगा सम्मिलित रूप से सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदियों का प्रदेश। 7 नदियों का प्रदेश, जिसमें एक तो आपकी सिंध हो गई, दूसरी आपकी झेलम हो जाएगी, तीसरी आपकी चिनाब हो गई, चौथी आपकी रावी हो जाएगी, पांचवी आपकी व्यास हो जाएगी, छठवीं आपकी सतलज हो जाएगी, और सातवीं आपकी सरस्वती नदी। क्योंकि सरस्वती नदी सिंध की सहायक नदी नहीं है, इसलिए प्लस में अलग से लिख रखा है। लेकिन उस समय अगर हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में हमें ये नाम नहीं मिलेंगे, झेलम नहीं मिलता, चिनाब नहीं मिलता, रावी नहीं मिलता, सतलज नाम नहीं मिलता है। तो जब ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में झेलम को वितस्ता कहा जाएगा। झेलम नदी जो है सिंध की सहायक, उसको क्या कह रही है, वितस्ता। झेलम को वितस्ता कहेंगे ऋग्वेद में।
चिनाब को अस्कनी कहेंगे, वर्तमान में चिनाब कहते हैं, उस समय ऋग्वेद में आप देखोगे इसको अस्कनी कहेंगे। रावी को पुरुषणी कहेंगे, पुरुषणी नदी रावी को। व्यास को विपासा कहेंगे, विपासा बासु नहीं, विपासा, विपासा नदी। और सतलज को सुतुद्र, सुतुद्री नदी कहेंगे। तो आप देखें ये वितस्ता झेलम का नाम है, अस्कनी चिनाब का नाम है, पुरुषनी रावी का नाम है, विपासा व्यास नदी का नाम है, और सुतुद्र जो है सतलज नदी का नाम है, और सरस्वती तो सरस्वती नदी के रूप में ही जानी जाएगी। तो इसी क्षेत्र को आर्य जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश कह रहे होंगे। और कभी कभार मेंस में पूछा जाता है कि सप्त सैंधव प्रदेश पर चर्चा करो 2 नंबर में। आजकल जो है 3 मार्कर मेंस से हटा दिया है, MPPSC से 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। और कभी कभार प्री में अगर बनेगा तो पूछा जाएगा सप्त सैंधव प्रदेश में कौन सी नदी शामिल नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 नदियां शामिल होंगी, 1 नदी शामिल नहीं होगी। और नाम एक बात याद रखें, ये वाले आपको दिखाई देंगे, वितस्ता, अस्कनी, पुरुषणी, विपासा, सुतुद्री, ना कि वर्तमान वाले आपको नाम दिखाई देंगे। कभी कभार हो सकता है आपसे पूछा जाए कि पुरुषणी किस नदी का नाम है, 4 नाम दे दिए जाए वहां पे। तो प्री में तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मेंस में ऐसे नहीं आपको दिखाई देंगे। तो पहला मैंने आपको बताया, आर्य जब आए शुरुआती चरण में, जब आर्य आए तो उन्होंने सिंध और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में बसना स्टार्ट कर दिया, और यही क्षेत्र जो है सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया। आगे जाके ऋग्वैदिक आर्यों के गुरु रहेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों के गुरु रहेंगे। ऋग्वैदिक आर्य आप कह लो, लेकिन ऋग्वेद से वो फेस जो है, अंतिम फेस दार ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक में वो जा रहा होगा। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक रहा है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और 1000 ईसा पूर्व के बाद जो है वो आपका उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है। तो ऋग्वैदिक काल जो है खत्म होने वाला था और उत्तर वैदिक काल शुरू होने वाला था। उस चरण में आप देखोगे आर्यों के 2 महत्वपूर्ण गुरु आपको दिखाई देंगे, एक थे वशिष्ठ और एक थे विश्वामित्र। आर्यों के गुरु रहेंगे वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भगवान राम के गुरु रहे हैं। वशिष्ठ जो हैं भगवान राम के गुरु रहेंगे, ठीक है। विश्वामित्र भी समकालीन ही है। तो वशिष्ठ सामान्यतः रूढ़वादी हैं और विश्वामित्र जो है वो उदारवादी हैं। तो आगे कहा जाएगा इन्होंने, विश्वामित्र ने, कि जो उदारवादी गुरु थे और वशिष्ठ रूढ़वादी गुरु, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, आर्यों का दक्षिण की तरफ क्या करवा दिया, विस्तार करवा दिया। अग्नि लेकर गए, आग लेके जाएंगे, ऐसा कहा जाएगा, आग लेके जा रहे हैं और पूरा जंगल क्या कर दिया इन्होंने, जला डाला। और पूरा जंगल जल जाएगा तो ये जो क्षेत्र है जंगल से साफ हो जाता है और आर्य लोग जो है अब इस क्षेत्र में भी क्या करने लगेंगे, निवास करने लगेंगे। इस क्षेत्र में भी क्या करने लगेंगे, निवास करने लगेंगे। और यहाँ कौन सी नदी थी, गंगा नदी आ रही है, और गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी थी, और यमुना की सहायक नदी आपको दिखाई देंगी। तो इस क्षेत्र में क्या करने लगेंगे, आर्य लोग निवास करने लगेंगे। और यह हमें कब दिखाई दे रहा है, ऋग्वैदिक काल के अंत में, उत्तर वैदिक काल की प्रारंभिक अवस्था में। और ऐसा कैसे संभव हुआ, और यह संभव होता है लोहे की खोज के बाद। सबसे पहले कर्नाटक के क्षेत्र में आपको लोहा की उपस्थिति दिखाई देगी, लोहे की उपस्थिति कर्नाटक क्षेत्र में। लेकिन उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से हमें लोहे की उपस्थिति का पता चलता है। तो लोहे की उपस्थिति ने क्या कर दिया, इस क्षेत्र को काटना सरल बना दिया। इस क्षेत्र में जो जंगल था उसको साफ करना सरल बना दिया। लोहे से मजबूत हथियार बने, मजबूत कुल्हाड़ियां बनी, और उन कुल्हाड़ियों से इस जंगल को आसानी से क्या कर दिया गया, काट दिया गया, आसानी से साफ कर दिया गया। तो जब आर्यों का विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र में, यमुना नदी के क्षेत्र में और उनकी सहायक नदी के क्षेत्र में हो जाएगा, तब इस क्षेत्र को कहेंगे ब्रह्मावर्त क्षेत्र या ब्रह्मर्ष क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, ब्रह्मावर्त क्षेत्र या ब्रह्मर्ष क्षेत्र। तो अब ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र क्या है और ब्रह्मर्ष क्षेत्र क्या है, थोड़ा इसको भी जान लें भूगोल में। तो ब्रह्मावर्त को थोड़ा देखें, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त। तो ब्रह्मावर्त के बारे में अगर देखेंगे तो आप, जो सतलज नदी है,
सतलज नदी जो ऋग्वैदिक आर्यों की सीमा थी, ऋग्वैदिक आर्यों की सीमा आपको दिखाई देगी सतलज नदी। तो सतलज नदी से लेकर यमुना नदी के दोआब तक का क्षेत्र, सतलज नदी से लेकर, सतलज ये जा रही है और यमुना ये है, तो सतलज नदी से लेकर यमुना नदी का जो क्षेत्र है जहाँ पे आर्य बसने लगे, उस क्षेत्र को बोल दिया जाएगा ब्रह्मावर्त क्षेत्र। और बाद में जाके आर्य जो है यमुना नदी के क्षेत्र को क्रॉस करके आगे जाके गंगा नदी के क्षेत्र में भी बसने लगेंगे, यमुना और गंगा के बीच में। और यमुना और गंगा के बीच में जब बसना स्टार्ट कर देंगे तो इस क्षेत्र को बोल देंगे ब्रह्मर्ष क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ब्रह्मर्ष क्षेत्र, ब्रह्मर्ष क्षेत्र। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको सप्त सेंधव प्रदेश दिखाई दिया जिसकी सीमा सतलज नदी थी, अंतिम सीमा उत्तर में सिंधु नदी और दक्षिण में सतलज नदी। बाद में जाके आपने देखा उत्तर वैदिक काल में सतलज नदी से थोड़ा यमुना नदी के दोआब के बीच में विस्तार हुआ, मतलब सतलज और यमुना के बीच के क्षेत्र में आर्य बसने लगे, उस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त बोल दिया। और फिर यमुना नदी से गंगा नदी के बीच में बसने लगे, उसको ब्रह्मर्ष क्षेत्र बोल दिया। और ये दोनों क्षेत्र का जो हमें देखेंगे उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं, ये दोनों क्षेत्र के संबंधित हैं उत्तर वैदिक काल से। ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्ष जो हैं उत्तर वैदिक काल से हैं, और जबकि ऋग्वैदिक काल से आपका संबंधित है सप्त सेंधव प्रदेश। क्लियर है कि नहीं? तो ये दो सीमाएं आपने देख ली। तो अब तक आपको मैंने जो भौगोलिक क्षेत्र में जानकारी दी, तो भौगोलिक क्षेत्र में आपको एक तो सप्त सेंधव प्रदेश की जानकारी दी, सप्त सेंधव प्रदेश की। दूसरी हमने जानकारी दी ब्रह्मावर्त प्रदेश की, ब्रह्मावर्त की। और तीसरी जानकारी दी हमने आपको ब्रह्मर्ष प्रदेश की, ब्रह्मर्ष प्रदेश की जानकारी दी तीसरी। कुछ जानकारी और देख लें आर्यों के भूगोल में। तो पर्वत के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पर्वत के बारे में तो आर्यों की जो उत्तरी सीमा अगर मान के चलोगे तो हिमालय पर्वत आपको दिखाई देगी। उत्तरी सीमा कौन सा पर्वत दिखाई देगी भारत में? हिमालय पर्वत। क्योंकि आपको पता है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के उत्तर में आपको हिमालय पर्वत ही दिखाई देता है। तो आर्यों की उत्तरी सीमा आपको हिमालय पर्वत दिखाई देगी, जबकि दक्षिणी सीमा जो है आर्यों की वो आपको अरावली पर्वत दिखाई देगी, अरावली पर्वत तक। मतलब राजस्थान की जो अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत आपको दिखाई देगा राजस्थान में मुख्यतः, हालांकि इसका विस्तार दिल्ली तक है। अरावली पर्वत का विस्तार आपको दिखाई देगा दिल्ली तक, और लेकिन अरावली पर्वत मुख्यतः आपको कहाँ दिखाई देगा? गुजरात, राजस्थान में। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, लेकिन अधिकांश अरावली पर्वत का जो हिस्सा है वो गुजरात में आपको दिखाई देता है। तो अरावली पर्वत जो है आर्यों की दक्षिणी सीमा हो जाएगी, उत्तरी सीमा आपकी हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, उसका नाम उस समय ऋग्वेद में मिलता है मुंजवत श्रेणी। हिमालय पर्वत की श्रेणी है मुंजवत श्रेणी, जो ऋग्वेद में उल्लिखित है। और इसी मुंजवत श्रेणी से आर्य जो है सोम पौधे की प्राप्ति करेंगे। कौन सा पौधा? सोम पौधा। और सोम पौधे से ही क्या बनाया जाएगा? सोम रस बनाया जाएगा। सोम रस मतलब मदिरा। आज में अगर उच्चारण करें तो मदिरा या दारू भी आप कह सकते हो, लेकिन दारू मदिरा ना कह के उसको उसमें सोम रस कहते थे, जो सोम पौधा से बनता था। और सोम पौधा मुंजवत श्रेणी से मिलता था, और मुंजवत श्रेणी जो थी वो हिमालय की ही श्रेणी थी। ठीक है, तो आर्यों की दक्षिणी सीमा आपको अरावली पर्वत दिखाई दे रही है। अगर कुछ नदी की बात कर लें आर्यों के भूगोल में, कुछ नदी की बात कर लें तो ये नदी तो आपने देखी ली, सप्त सेंधव प्रदेश वाली, ब्रह्मावर्त प्रदेश वाली, ब्रह्मर्ष प्रदेश वाली। मतलब सिंध आपने देख ली, चिनाब, बितस्ता, झेलम, ये सब आपने देख लिया। सतलज आपने देख ली, गंगा देख ली, यमुना देख ली। मतलब आर्य इन नदियों के बारे में जानते होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की बात करोगे तो उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना जुड़ जाएंगी। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना, ऋग्वैदिक काल में सिंध और उसकी सहायक नदी प्लस सतलज नदी। लेकिन हम कुछ नदी की ऐसी बात करते हैं, जैसे आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? अगर हम पवित्र नदी देखें तो पवित्र नदी आपको दिखाई देगी सरस्वती नदी। वो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानेंगे। इसलिए आप देखोगे सरस्वती नदी को एक क्या बोलेंगे? देवी तमा या नदी तमा बोलेंगे। नदी तमा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ। नदी तमा का अर्थ क्या हो जाएगा? नदियों में सर्वश्रेष्ठ। और देवी तमा बोल रहा है कि भैया देवियों में भी सर्वश्रेष्ठ है कौन? सरस्वती नदी। तो नदियों को देवियों के रूप में पूजा जाएगा आर्यों के काल में।
और सरस्वती नदी को क्या बोल रहे हैं? देवी तमा और नदी तमा, कि नदी में सर्वश्रेष्ठ है, देवियों में भी सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी? सरस्वती नदी। और आर्यों की कौन सी सबसे पवित्र नदी है? और सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण नदी आर्यों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है आर्यों की, ठीक है। और सबसे प्रमुख नदी भी आप इसको ही बोल सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण नदी या सबसे प्रमुख नदी, क्योंकि ऋग्वेद में जिस नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है वो आपकी सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी का ही ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलेगा, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण नदी या सबसे प्रमुख नदी आपको जो दिखाई देगी वो सिंधु नदी दिखाई देगी। जबकि यमुना जो है, यमुना का उल्लेख केवल ऋग्वेद में एक बार आपको दिखाई देगा, और नहीं, यमुना का 3 बार आपको दिखाई देगा उल्लेख ऋग्वेद में, और गंगा का केवल 1 बार आपको दिखाई देगा। तो गंगा का 1 बार उल्लेख है ऋग्वेद में, मतलब ऋग्वेद के अंतिम चरण में गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है, लेकिन अधिकांश उल्लेख जो है वो उत्तर वैदिक काल में आपको गंगा का दिखाई देगा। तो गंगा के बारे में जानते हैं, यमुना के बारे में जानते हैं तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए सबसे पवित्र नदी तो आप बताएं सरस्वती, जिसको नदी तमा, देवी तमा भी बोला जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण नदी या सबसे वर्णित नदी, सबसे ज़्यादा जिसका उल्लेख मिलता है वो है सिंधु नदी, और सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख आपको दिखाई देगा ऋग्वेद में। तो ये आर्यों की भौतिक भूगोल की जानकारी है थोड़ी। अब भूगोल की जानकारी के बाद जो हम वैदिक काल में आएंगे, और वैदिक काल का अध्ययन हम 2 भागों में बांट के करेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इसमें हम आर्यों की सामाजिक व्यवस्था को भी देखेंगे, आर्यों की धार्मिक व्यवस्था को भी देखेंगे, आर्यों की आर्थिक व्यवस्था को भी देखेंगे, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था को भी देखेंगे। और फिर हम ऋग्वैदिक आर्यों का और उत्तर वैदिक आर्यों का अंतर भी देखेंगे कि भैया अंतर क्या है। हम हड़प्पा सभ्यता का और वैदिक काल का भी अंतर देखेंगे, भाई हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल में क्या अंतर है, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिक हमने रखा, तो बेसिक जानकारी तो आर्यों की यही थी। अगली क्लास बेसिक से ऊपर की होगी, तो इतना आप समझ लें ताकि आगे वाली क्लास जो है वो आपके लिए सरल बन सके। तो आगे वाली क्लास आपके लिए सरल हो सके इसलिए इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगली क्लास में हम इसके बाद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।